आज से बेसिकली हमारा एक नया मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है दैट इज टेक्निकल एनालिसिस एंड जो टेक्निकल एनालिसिस का ये जो मॉड्यूल है ये एनसीएफएम द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो जिन लोगों की प्लानिंग होती है कि मुझे अल्टीमेटली ट्रेडिंग में ही जाना है, मुझे ट्रेडिंग में ही फोकस करना है, तो उस केस में हमें टेक्निकल के बारे में समझ आना चाहिए, राइट। अब ये जो टेक्निकल एनालिसिस है इज ऑल अबाउट प्राइस एक्शन एनालिसिस, राइट। प्राइस एक्शन एनालिसिस का मतलब क्या होता है? देयर इज टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट बेसिकली इन टेक्निकल। फर्स्ट इज टाइम एक्शन एनालिसिस एंड अनदर इज प्राइस एक्शन एनालिसिस। जो टाइम एक्शन एनालिसिस होती है उसको हम लोग बोलते हैं गेन थ्योरी। सुना है कभी किसी ने? गेन थ्योरी करते हैं मार्केट के अंदर। गेन थ्योरी इज ऑल अबाउट प्राइस एक्शन एनालिसिस कि आप मार्केट में टाइम भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस दिन मार्केट में क्या होने वाला है, जिसको एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि स्टॉक मार्केट में आपके पास एक गेन एनालिसिस भी होती है, लेकिन गेन एनालिसिस आपको तब समझ में आनी चाहिए जब आपका प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग हो। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस। प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है कि आप चार्ट्स को देख करके ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला। आप चार्ट्स को देख करके डिसाइड करते हैं कि 2 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद या 10 सेकंड के बाद स्टॉक का प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो मार्केट में क्या होने वाला है वो आपको टेक्निकल बताता है। सर मार्केट में एंट्री कहाँ पे प्लान करनी है, एग्जिट कहाँ पे प्लान करना है, अगर एंट्री प्लान करिए तो टारगेट कितना लेना है, अगर मार्केट हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होती है तो वहां पे हमें अपना रिस्क कितना डिसाइड करना है। तो इन सभी चीजों को करने के लिए हमारे पास टेक्निकल की नॉलेज होनी चाहिए। तो यूएस में 18 सेंचुरीज में जब इंडस्ट्री रिवोल्यूशन हुआ तो अभी डिसाइड कैसे किया जाए कि भाई इंडस्ट्री के ग्रो होने से हमारी इकोनॉमी में कितना पंप आ रहा है। अगर एक इंडस्ट्री ग्रो हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो इकोनॉमी वो भी क्या होगी, ग्रो करेगी। लेकिन ये डिसाइड कैसे किया जाए कि इकोनॉमी कितने परसेंट से ग्रो हो रही है तो हमारी जो इकोनॉमी है वो कितने परसेंट से ग्रो होगी। अगर हमें ये पता चल जाए कि अगर हमारी इकोनॉमी 10% से ग्रो हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि अगर इंडस्ट्री 10% से ग्रो हो रही है तो स्टॉक जो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें भी क्या होगा, 10% की ग्रोथ दिखाई देगी। लेकिन जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा, अब इंडस्ट्री में तो भाई बहुत सारी इंडस्ट्री है लेकिन टोटल इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोथ है वो कितने परसेंट की देखने को मिल रही है। तो उसके लिए जो जिन्होंने टेक्निकल को डिजाइन किया बेसिकली उनका नाम था डाउ जोन्स। देखिए उन्हीं को हम लोग डिफरेंट लैंग्वेज में जानते हैं, चार्ल्स एच डाउ। So the Dow theory was introduced by Charles S. Dow and he founded the Dow Jones। तो यानी कि यूएस मार्केट का जो इंडेक्स है डाउ जोन्स, जैसे इंडिया का इंडेक्स क्या है, निफ्टी, राइट। तो निफ्टी क्या है, स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स है जो कि पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इंडिया का जो इंडेक्स है अगर वो निफ्टी है तो यूएस का इंडेक्स कौन सा है, डाउ जोन्स। अब इस इंडेक्स को भी एक आइडियल इंडेक्स नंबर दिया गया $100 क्योंकि वहां पे डॉलर यूज होता है। तो उसका भी प्राइस था लेट्स सपोज ₹100। अब जैसे जैसे ये डाउ जोन्स ग्रो होता तो वहां के इकोनॉमिस्ट को ये पता चल जाता कि अगर इंडस्ट्री ग्रो हो रही है तो इकोनॉमी के अंदर भी ग्रोथ दिखाई देगी, राइट। ड्यूरिंग 19th centuries he wrote several articles that were compiled by William P. Hamilton and वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी जो जो एक बुक पब्लिशिंग हाउस बनाई गई, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, आपने सुना होगा इसके बारे में। वॉल स्ट्रीट जर्नल के नाम से जो है मैगजीन भी आती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक तरीके की रेटिंग एजेंसी भी है, एक तरीके से वैल्यूएशंस भी करती है। तो जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसको भी चार्ल्स एस डाउ ने ही लिखा था। डाउ थ्योरी थी उसको डिजाइन किया गया इन दो इंडेक्स के बेसिस पे। अब ये क्यों डिजाइन किया गया तो ध्यान देंगे। तो अब हुआ क्या, तो सबसे पहले जब डाउ थ्योरी की स्टार्ट की गई तो डाउ थ्योरी को स्टार्ट करते टाइम जो डाउ ने जो सबसे पहला प्रिंसिपल दिया दैट इज टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स। तो टेक्निकल को 3 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया। नंबर 1, द मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। अब इसका देखो एक सिंपल मतलब क्या होता है। मान लेते हैं कि अब जैसे आपने जनरली मार्केट में देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक का प्राइस मार्केट में बढ़ता जाता है। अगर आप में से किसी ने ट्रेडिंग करा हो अभी हाल फिलहाल में तो मान लेते हैं कि पिछले 2-3 दिन से शेयर का प्राइस बढ़ता जा रहा है। हमें नहीं पता कि शेयर का प्राइस क्यों बढ़ रहा है लेकिन शेयर का प्राइस बढ़ता जा रहा है। लेट्स सपोज कोई स्टॉक है इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक का शेयर का प्राइस पिछले 3-4 दिनों से बढ़ता जा रहा था 3%, 4%, 5%। लेकिन हमें नहीं पता है कि मार्केट में वो शेयर का प्राइस क्यों बढ़ रहा है। पूरी मार्केट फ्लैट है, पूरी मार्केट नीचे गिरी, बट इंडसइंड बैंक के शेयर के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। बट हमें तो पता ही नहीं कि पिछले 3 दिन से शेयर का प्राइस क्यों बढ़ रहा है। आज हमने सोचा कि भाई आज पिछले 3 दिन से शेयर का प्राइस बढ़ रहा था, आज मॉर्निंग में ही एक न्यूज आती है और न्यूज ये आती है कि इंडसइंड बैंक का जो एनपीए था यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स था जो कि हर साल बढ़ता जा रहा था, इस साल बिल्कुल खत्म हो गया। यानी कि बैंकों ने जो लोन दिया था पब्लिक को
उससे सारा का सारा पैसा बैंक को वापस मिल चुका है। अब ये न्यूज मार्केट में कब पब्लिश हुई? आज। शेयर का प्राइस बढ़ कब से रहा है? पिछले 3 दिनों से। तो पिछले 3 दिनों से शेयर का प्राइस बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें न्यूज कब पता चली? आज। और आज की न्यूज, उस न्यूज को देख करके हमने क्या किया? उस स्टॉक को बाय कर लिया, क्योंकि हमारे पास तो न्यूज थी नहीं ना भाई। शेयर का प्राइस बढ़ रहा था तो हमने सोचा कि भाई बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है हमें रीजन पता नहीं था, तो हम बाय करें क्यों। और जब स्टॉक का प्राइस आज मार्केट के अंदर इंक्रीज हो गया, जब शेयर का प्राइस बढ़ गया, तो उस केस में हमने क्या किया कि पिछले 3 दिन से शेयर का प्राइस बढ़ता जाता, हमने तब बाय नहीं किया। लेकिन आज मार्केट में उस न्यूज को देख करके, जैसे ही आज वो न्यूज आई, तो उस न्यूज को देख करके हमने सोचा कि एक काम करते हैं, न्यूज तो अच्छी है, एक काम करते हैं बाय कर लेते हैं। जैसे ही आपने शेयर बाय किया, पूरी की पूरी मार्केट वहां से क्या आ गई? नीचे आ गई। ऐसा कभी देखा है? तो अब कहने का मतलब क्या है? अब देखो, पिछले 3 दिन से शेयर का प्राइस क्यों बढ़ रहा था? भाई ऐसे थोड़ी कि शेयर का प्राइस अपने आप ही बढ़ने लग जाता है। ऐसा थोड़ी कि दुकान वाला अपने मर्जी से शेयर के प्राइस, अपने मर्जी से किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देता है। अगर मेरी दुकान में अगर एक बॉटल की कॉस्ट 30 रुपए की है, तो मैं उस बॉटल को 100 रुपए का नहीं बेच सकता, क्योंकि मुझे पता है कि और भी लोग हैं, तो और भी लोग तो 30 का बेच रहे हैं, तो मेरा बॉटल अच्छा क्यों, मेरा बॉटल 100 का क्यों बिकेगा, 50 का भी क्यों बिकेगा। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि मेरी दुकान में नंबर्स ऑफ बॉटल 100 है और दुकान पे लेने वाले 500 लोग हैं, अब ऐसे केस में मैं क्या करूंगा कि जो बॉटल 30 रुपए का है, अब अगर मैं उसको 50 का बेचूंगा तो बिक जाएगा, क्योंकि बॉटल 50 है और लेने वाले 200 लोग हैं दुकान के बाहर। तो मुझे पता है कि नंबर्स ऑफ पीपल 200 है और बॉटल मेरे पास 50 ही है, और एक बॉटल 30 की है। अब मैं उस 30 रुपए की बॉटल को 50 का बेचूंगा तो भी बिक जाएगा। तो मैं प्राइस तभी बढ़ा सकता हूँ ना जब मेरे पास डिमांड हो। जब तक डिमांड नहीं होगी, प्राइस क्यों बढ़ेगा? अगर जुबलेंट शेयर, जुबलेंट का भाव अगर अभी 3470 रुपए का चल रहा है, तो जब तक कोई उसको बाय नहीं करेगा, शेयर का प्राइस क्यों इंक्रीज होगा? सिंपल। तो पिछले 3 दिन से शेयर का प्राइस क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हो सकता है कंपनी का प्रमोटर, कंपनी के मैनेजमेंट के पास कंपनी की ये न्यूज पहले से ही होती है। भाई हमारे पास ये न्यूज बाद में आती है जब अनाउंसमेंट की जाती है, लेकिन कंपनी का एनपीए कम हो रहा है, क्या ये न्यूज कंपनी के पास पहले से नहीं है? आपकी कंपनी है, आपको इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट होगा ये आपको भी सही पता है कि आप कंपनी चला रहे हो, लेकिन आपको 3 महीने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ लोगों को कब पता चलेगा? 3 महीने के बाद जब आपने रिजल्ट डिक्लेयर करोगे। लेकिन आप क्योंकि कंपनी रन कर रहे हो, तो आपको ये बात पहले से ही पता है कि भाई ऐसा हो सकता है, यानी कि इस क्वार्टर मेरी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन हम बाहर से आपकी कंपनी को देख रहे हैं, तो हमें तो तभी पता चलेगा ना जब आपने रिजल्ट को डिक्लेयर करोगे, राइट? तो उसी तरीके से पिछले 3 दिन शेयर का प्राइस इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि किसी प्रमोटर ने या कंपनी के किसी मैनेजमेंट के पास न्यूज पहले से थी, और उन्होंने बॉटम पे क्या किया था? शेयर को बाय किया होगा। बाय करने के बाद क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा आ गई, डिमांड आने के कारण शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू हो गया। अब मार्केट के अंदर जैसे ही न्यूज आती है, तो न्यूज आकर के आप क्या करोगे? शेयर को, क्योंकि भाई पहले तो मेरे पास सिर्फ, मैं कंपनी का प्रमोटर हूं, तो पहले तो मेरे पास शेयर पड़े हुए थे, लेकिन न्यूज डालने के बाद, न्यूज देखने के बाद लोग भी क्या करेंगे? उस शेयर को, अब लोग अगर उस शेयर को बाय करेंगे, तो देखा जाए तो मैंने तो बॉटम पे खरीदा था, शेयर ऑलरेडी टॉप पे आ गया। अब क्योंकि मेरे पास तो बॉटम शेयर पड़े हुए, तो मैं क्या करूंगा? उन शेयर को मार्केट में सेल करूंगा। तो जैसे जैसे मैं अपने शेयर को सेल कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? शेयर को बाय करते जा रहे हो, और मैं बेचे जा रहा हूं, आप खरीदे जा रहे हो। और जहां से मैंने बेचना शुरू किया, वहीं से मार्केट में शेयर का प्राइस क्या हो गया? नीचे गिर गया। तो मार्केट कहती है कि जो भी न्यूज मार्केट के अंदर आपको मिलती है, वो सभी की सभी न्यूज मार्केट में डिस्काउंटेड होती है, यानी कि न्यूज का इंपैक्ट मार्केट में पहले ही आ चुका होता है, न्यूज आपके पास बाद में, राइट? तो यहां से दो स्टेटमेंट निकलते हैं। पहला, द मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, एंड सेकेंड, द प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब क्या है? जैसे मान लो, अब मान लेते हैं कि भाई पिछले वीक में इसके पास कुछ, इसने सेविंग्स जमा करी थी 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, वो गलती से किसी ने चोरी की, राइट? अब उसका एक सेटबैक इसके ऊपर आज दिखाई दे रहा है कि यार लास्ट वीक मेरे पास कुछ पैसे थे, वो एकदम से चोरी हो गए, मैंने वो किसी चीज के लिए जमा किए थे, तो उसका पास में कुछ हुआ, उसका प्रेशर भी आज हमारे ऊपर दिखाई दे रहा है। और एक वीक के बाद, लेट्स सपोज हमारे घर में कोई वेडिंग है, कोई शादी है, तो एक वीक के बाद शादी है, तो उसकी खुशी भी आज हमारे ऊपर दिखाई देती है। यानी कि अभी इसका जो करंट स्टेट है, यानी कि अभी हमारा जो करंट स्टेट है, इसमें हम लोग क्या करें कि पास्ट में हमारे साथ जो हुआ उसको भी हम लोग सोच के बैठे हुए हैं, और फ्यूचर में जो होने वाला है वो भी हम लोग आज ही सोच रहे हैं। तो हमने पास्ट को भी डिस्काउंट कर लिया है और फ्यूचर को भी डिस्काउंट कर लिया है। तो मार्केट कहती है कि जो स्टॉक का प्राइस आपको मार्केट में दिखाई दे रहा होता है, वो एक डिस्काउंटेड प्राइस होता है, यानी कि वो एक्चुअल प्राइस नहीं होता है।
बट टेक्निकल कहता है कि टेक्निकल को सीख करके आप मार्केट के अंदर उस डिस्काउंटेड प्राइस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। फिर कहता है हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। अब ये देखो इस टर्म का मतलब क्या है। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास पास्ट डेटा होना जरूरी है, यानी कि अगर आपको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है तो जब तक आपके पास पास्ट डेटा नहीं होगा फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं कि भाई आई केम टू एनआईसीट की मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो आप अगर मेरे को पिछले 10 साल से जानते तो आप मेरे को पैसा दे सकते, राइट। लेकिन आप मेरे को जानते ही नहीं हो तो ऐसे केस में आप मेरे को पैसा नहीं दे सकते। तो जब तक आपको मेरा पास्ट परफॉर्मेंस डेटा नहीं पता होगा आप मेरे को पैसा आप मेरे को पैसा नहीं दोगे। लेकिन आपको ये बात पता है कि भाई पास्ट में भी इसने पैसे लिए और इसने वापस किया, तो ऐसे केस में आप मेरे को पैसा दे दोगे क्योंकि आपको मेरा पास्ट परफॉर्मेंस पता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि भाई पास्ट में इसने पैसे लिए और इसने दिए नहीं, तो अगर पास्ट में इसने पैसे लिए और दिए नहीं तो भाई मेरे पैसे कहां से देगा, राइट। तो मेरे को पैसा देना है नहीं देना है उसके लिए आपको सबसे पहले मेरा पास्ट परफॉर्मेंस डेटा पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर मुझे किसी भी स्टॉक के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है तो बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास पास्ट डेटा होना जरूरी है। जैसे मान लेते हैं कि एक स्टॉक है जिसका प्राइस अभी, दो केस है हमारे पास। ये फर्स्ट केस है और करंटली स्टॉक का प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। दूसरे केस में एक स्टॉक है जिसका प्राइस आज मार्केट ओपन हुई और आज ही लेट्स सपोज कि भाई वो स्टॉक लिस्ट हुआ और अभी उसका प्राइस करंटली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इस केस में स्टॉक को आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है कि यहाँ से शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या साइडवेज जाएगा। लेकिन इस केस में आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है कि सर अगर करंटली स्टॉक का प्राइस यहाँ है तो सर वो स्टॉक यहाँ से यहाँ जा सकता है। अगर स्टॉक का प्राइस फॉल करेगा और इस रेंज को ब्रेक करेगा तो सर स्टॉक का प्राइस यहाँ आ सकता है। यानी कि इस केस में हमें ये पता है कि अगर इस रेंज को स्टॉक ब्रेक करता है तो सर इसका पहला टारगेट होगा ये, इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेक करता है तो सर इसका पहला टारगेट होगा ये। यानी कि मेरे पास क्योंकि पास्ट डेटा अवेलेबल है तो पास्ट डेटा के बेसिस में फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता हूं। लेकिन इस केस में अब एक स्टॉक है जो कि करंटली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो अब ये फ्यूचर में यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कोई पास्ट डेटा है ही नहीं, तो जब तक पास्ट डेटा नहीं होगा हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास पास्ट डेटा होना जरूरी है, राइट। जैसे मान लेते हैं कि भाई हम किसी भी कंपनी के पास या लेट्स सपोज हम लोग जब कोई भी एलईडी लेने जाते हैं, कोई भी फ्रिज लेने जाते हैं या एसी लेने जाते हैं, तो सबसे पहले आप ये चेक करते हो कि उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। हम लोग जब कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाते हैं ऑनलाइन तो हम लोग सबसे पहले उसका रिव्यू चेक करते हैं। रिव्यू क्या होता है, उसकी एक तरीके की पास्ट परफॉर्मेंस होती है कि लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि पास्ट में इस प्रोडक्ट ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर वो चीज अच्छी होती है तो आप बाय करते हो, नहीं होती तो आप बाय नहीं करते हो। तो किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले हमें उसका पास्ट परफॉर्मेंस डेटा पता होना जरूरी है। उसी तरीके से जैसे अभी हमने जुबलेंट का चार्ट डिस्कस किया था, तो जुबलेंट का शेयर का प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, तो हमने एक रेंज ऊपर प्लॉट करी एक रेंज नीचे प्लॉट करी। अब हमें पता है कि जब तक मार्केट इस रेंज में ट्रेड करेगा तब तक जुबलेंट में ना तो तेजी दिखाई देगी और ना ही मंदी। लेकिन एक बार स्टॉक अगर अपर साइड को क्रॉस कर देगा तो तेजी और लोअर साइड को क्रॉस कर देगा तो मंदी। तो जैसे अभी देखो, अब ये हमारे पास जुबलेंट का स्टॉक है, ये देखो ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। कितना टाइम हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट मॉर्निंग में अगर देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन 12 बजे से लेकर के और अभी ऑलमोस्ट जो है 2 बजने जा रहे हैं, तो 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक ये जो स्टॉक है वो एक रेंज के अंदर ही क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, एक रेंज में क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो मुझे पता है कि जब तक ये इस रेंज को अपर साइड में क्रॉस ना कर दे मार्केट में कोई भी कन्विक्शन दिखाई नहीं देगा, और जब तक ये इसको लोअर साइड में क्रॉस ना कर दे तब तक स्टॉक के अंदर कोई भी कन्विक्शन नहीं दिखाई देगा। तो एक स्टॉक का प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास उसका पास्ट परफॉर्मेंस डेटा होना जरूरी है। लेट्स सपोज कि भाई हम लोग निफ्टी का क्या बात करते हैं, राइट। फिर ध्यान, हाँ भाई सचिन, मार्केट तो नीचे आ ही नहीं रही, क्या ये बजट का इम्पैक्ट है या ये कोई और रीजन? बोलो, बजट का इम्पैक्ट है। तो ध्यान देंगे गाइस। सो लेट्स सपोज कि ध्यान, या फिर चलो कोई स्टॉक, एक स्टॉक का नाम बताओ मुझे, क्या नाम है बोलो। टाटा स्टील ले लो सर। क्या ले लें? टाटा, राइट। देखो
अब ये हमारे पास एक स्टॉक है जिसका नाम है टाटा स्टील, राइट। अब करंटली अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये देखो, अभी जो स्टॉक का जो प्राइस है वो अभी ट्रेड कर रहा है 11, यानी कि आपने राइट हैंड साइड में देखो उसका भाव क्या रहा है, 1170 ऑलमोस्ट, राइट। तो अभी वो 1170 रुपए के आसपास अभी 69 पे भी ट्रेड कर रहा है। अब यहां से अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो देखो अभी क्या हुआ है कि स्टॉक ने, यानी कि कुछ दिन पहले 17 तारीख को मार्केट नीचे गिरनी स्टार्ट हुई, गिरते 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 स्टॉक नीचे आई और फिर बॉटम से यहाँ से स्टॉक रिकवर हो गई। तो ये स्टॉक यहीं से रिकवर क्यों हुई, क्या रीजन है इसका? तो देखो मैंने क्या किया कि मैंने जब यहाँ से कुछ प्लॉट किया, मैंने जब ये लाइन प्लॉट करी तो मैंने देखा कि यार ये जो रेंज है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज है, क्योंकि पास में भी क्या हुआ कि मार्केट नीचे गिरी, सपोर्ट लिया और रिकवर हो गई, फिर मार्केट नीचे गिरी, इस रेंज को क्रॉस करने की कोशिश की बट मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रही। तो हमारे पास पास्ट डेटा अवेलेबल है, हमें पता है कि ये स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग रेंज है, जब तक स्टॉक इस रेंज को क्रॉस ना कर दे मार्केट के अंदर वीकनेस नहीं दिखाई देगी। अगेन यहां से पुल बैक आया, फिर स्टॉक में वीकनेस आई और फिर स्टॉक ने सेम लेवल पे क्या लिया, सपोर्ट, और सपोर्ट लेकर के फिर से स्टॉक क्या हो गई, रिकवर हो गई। यानी कि ये जो स्टॉक है वो अपने रेंज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ये जो स्टॉक है वो अपने रेंज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सपोर्ट है वो मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर हम लोग पास में थोड़ा और पास में चले, अब ये देखो यहां से मैंने क्या किया कि मैंने एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर, राइट, लाइक दिस, इस तरीके से हमने एक लाइन प्लॉट कर, या चलो एक काम करते हैं, छोड़ दो ये करंट मार्केट को डिस्कस करते हैं, राइट। अब अभी करंटली स्टॉक का प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब अगर देखा जाए तो मुझे डिसाइड करना है कि यहाँ से क्या होने वाला है। तो मेरे पास अगर टेक्निकली समझा जाए तो मेरे पास एक रेंज है कि जब तक मार्केट इस रेंज को अपर साइड में क्रॉस ना कर दे, यानी कि एक भाव है हमारे पास 1231 रुपए का, तो अगर ये इस रेंज के अगर ऊपर स्टॉक क्लोजिंग दे देता है तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपसाइड तेजी दिखाई देगी, और क्रॉस नहीं करता है तो हमें तेजी नहीं दिखाई देगी, सिंपल। तो यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए अब ये जो रेंज है देखो यहां से स्टॉक के अंदर हो सकता है वीकनेस दिखाई दे सकती है, कैसे? क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ये एक लाइन मैंने यहां से बीच में से ड्रॉ, क्यों ड्रॉ करी है? क्योंकि फास्ट मैंने को स्टॉक ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, यानी कि टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद स्टॉक नीचे आया लेकिन सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाया, फिर स्टॉक ने ऊपर क्रॉस करने की कोशिश की, देखो इसको टच किया लेकिन क्रॉस नहीं कर पाई, फिर नीचे आई, और जब इसको क्रॉस किया तो स्टॉक कुछ समय ऊपर रहा, और फिर जैसे ही इस रेंज को डाउन साइड में क्रॉस किया स्टॉक फॉल कर गया और फिर से कहां पे आ गया, अपने उसी रेंज में यानी कि जोन पे। अब अभी स्टॉक फिर से क्या कर रहा है, इस रेंज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये देखो हाई लगाया लेकिन स्टॉक हाई लगाने के बाद वहां से नीचे आ गया और अभी 68 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये इस रेंज को क्रॉस नहीं करेगा स्टॉक यहां तक नहीं जा सकता, यानी कि 12:30 पे जाने के लिए स्टॉक को इस रेंज को यानी कि 1184 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। जब तक ये 1144 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा टाटा स्टील में कोई भी तेजी दिखाई नहीं देगी। लेकिन हाँ मंदी आ सकती है, कहां तक, यहां। टाटा स्टील में तेजी तो तभी आएगी ना जब इसके ऊपर निकलेगा, लेकिन मंदी कब आएगी, ऑब्वियसली आ सकती है क्योंकि भाई इस लेवल को क्रॉस करेगा तो तेजी, अदरवाइज अगर तेजी नहीं आई तो स्टॉक के अंदर वीकनेस ही दिखाई देगी और ये टाटा स्टील फिर से 1160 रुपए तक आ सकता है। हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, यानी कि पास्ट में स्टॉक ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया और पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग सर फ्यूचर को किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड प्रिंसिपल इज प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, यानी स्टॉक मार्केट को ब्रॉडली हमने 3 पार्ट में डिफाइन किया है, यानी कि या तो स्टॉक में तेजी दिखाई देगी उसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड, या तो स्टॉक में मंदी दिखाई देगी उसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और कभी कभी ऐसा होगा कि ना ही मार्केट में कोई तेजी दिखाई दे रही है और ना ही मार्केट में कोई मंदी दिखाई दे रही है, तो उस केस में स्टॉक क्या रहेगा, एक रेंज में रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज, राइट। यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट, फर्स्ट इज अप ट्रेंड मार्केट, डाउन ट्रेंड मार्केट एंड साइडवेज मार्केट। तो ये 3 ही टाइप की मार्केट होती है, यानी कि हमेशा एक स्टॉक या तो अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा होगा या तो डाउन ट्रेंड में या तो साइडवेज में। अब जुबलेंट अभी कौन से ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, रेंज बाउंड मार्केट। क्या बोलते हैं, रेंज बाउंड मार्केट। इसको हम लोग डाउन ट्रेंड भी बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश मार्केट।
कम अगेन क्या बोलते हैं? बेयरिश, बेयरिश मार्केट, और इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश मार्केट, राइट। तो ये हमारी बुलिश मार्केट होती है, ये बेरिश मार्केट होती है, और ये रेंज बाउंड मार्केट होती है, राइट। तो जैसे अगर हम लोग किसी भी एक स्टॉक का एग्जांपल लें, तो जैसे लेट्स सपोज कि अगर अभी हमारे पास ये स्टॉक है टाटा स्टील। अब टाटा स्टील का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो देखो अभी क्या हो रहा है, टाटा स्टील एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये इसकी एक रेंज बनी हुई है, सॉरी, अगर अभी ध्यान देंगे तो देखो ये टाटा स्टील की गाइस एक रेंज, ये एक रेंज में ही फ्लक्चुएट कर रहा है। जब तक ये इस रेंज को आइडियल साइड क्रॉस ना करे तब तक मार्केट में लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट में क्या होने वाला है। लेकिन अगर हम लोग एक इसकी पास्ट की रैली को डिस्कस करने की कोशिश करें तो देखो अब इसकी जो पास्ट की रैली है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, यहाँ पे ध्यान दें। ये देखो पहले मार्केट क्या थी, एक डाउन ट्रेंड में थी। जब मार्केट ने डाउन ट्रेंड को अपसाइड में क्रॉस किया तो मार्केट किस में आ गई, अप ट्रेंड में आ गई। फिर मार्केट ने इस अप ट्रेंड को जैसे ही डाउन साइड में क्रॉस किया, यहां पे फिर से स्टॉक कहां पे आ गई, डाउन ट्रेंड में आ गई। फिर से मार्केट ने इस डाउन ट्रेंड को अप साइड में क्रॉस किया तो फिर से मार्केट किस में आ गई, अप ट्रेंड में। फिर से इस अप ट्रेंड को मार्केट ने डाउन साइड में क्रॉस किया तो मार्केट कहां पे आ गई, यानी कि या तो स्टॉक अप ट्रेंड में होगा या तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा। इसके बीच में अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखिए ये स्टॉक एक रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा था, यहाँ पे ये देखिए एक रेंज में था, और जब मार्केट ने इस रेंज को अपसाइड में क्रॉस किया तो स्टॉक में तेजी दिखाई दी। अब दोबारा तेजी कब दिखाई देगी, जब स्टॉक इस रेंज को फर्दर क्या करे, अपसाइड में क्रॉस कर दे। तो अगर इस रेंज को भी अगर स्टॉक ने अपसाइड में क्रॉस कर दिया तो तेजी और भी ज्यादा मार्केट के अंदर क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, राइट। तो यानी कि हमेशा एक स्टॉक का जो प्राइस है या तो वो अप ट्रेंड में दिखाई देगा, या तो डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा, या तो वो साइड वेज ट्रेंड में दिखाई देगा। तो ये तीन वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है। लेकिन चार्ल्स एस डाउ ने मार्केट को टोटल 7 प्रिंसिपल्स के अंदर कैटेगराइज्ड किया, और इन सभी प्रिंसिपल्स को हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और किस तरीके से इनको यूज किया जाता है। तो ये तो वो मेजर 3 प्रिंसिपल्स थे, लेकिन चार्ल्स एस डाउ ने मार्केट को कुछ थ्योरीज के अंदर भी क्लासिफाइड किया। अब इन थ्योरीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जो सबसे पहली थ्योरी इन्होंने हमें दी दैट इज डाउ। अभी डाउ थ्योरी क्या है, डाउ थ्योरी इज ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि डाउ थ्योरी इज ऑल अबाउट प्राइस एक्शन एनालिसिस, जहां पे हम लोग प्राइस को देख करके मार्केट में ट्रेड करते हैं। यानी कि अभी हमने जो चार्ट हमने ओपन किया था, तो चार्ट को देख करके जो हम लोग ट्रेड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउ थ्योरी ट्रेड, राइट। सेकंड होता है इलियट वेव एनालिसिस। इलियट वेव क्या होता है, यानी कि इलियट वेव बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए होता है जिनकी प्लानिंग ये होती है कि आज पैसा इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म तक मार्केट में होल्ड करना है। तो ऐसे केस में हम लोग मार्केट के कुछ वेव्स को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि इलियट वेव में हम लोग इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव को चेक करते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है कि कोई स्टॉक, यानी कि स्टॉक के अंदर 3 तरीके के वेव होते हैं, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव द बिगेस्ट वन, फोर्थ वेव एंड फिफ्थ वेव, यानी कि 5 तरीके की वेव्स होती है। तो अगर सोचो कि अगर आपने किसी स्टॉक को फर्स्ट वेव में ही पकड़ लिया, वो स्टॉक जब आपने बिल्कुल बॉटम पे था तो बॉटम पे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस स्टॉक के अंदर अब आने वाले टाइम में इलॉट वेव बन सकता है, तो आपने 5वें वेव तक, आपने फर्स्ट वेव में ही जब स्टॉक था तभी आपने उसको बाय कर लिया सपोज 100 रुपए पे, और आज वो स्टॉक 1000 रुपए का हो चुका है 5वें वेव तक आते हैं। तो यानी कि इलियट वेव एक तरीके से लॉन्ग टर्म ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, और 5वें वेव के बाद इसके अंदर करेक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देन हमारे पास आता है रैंडम वॉक। अब देखो चार्ल्स एस डाउ क्या कहते हैं, पहले तो कहते हैं कि भाई जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बेस्ड है डाउ थ्योरी के ऊपर। पहले चार्ल्स एस डाउ कहते हैं कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बेस्ड है डाउ थ्योरी के ऊपर, और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज करोगे तो मार्केट के अंदर आप टेक्निकल को यूज करके मार्केट में एक सेफर साइड ट्रेड कर। सम टाइम क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये स्टॉक है, अब स्टॉक ने सर अपने रेंज को ब्रेक किया, जैसे ही स्टॉक ने लेट्स सपोज कि भाई कुछ इस तरीके से कि ये स्टॉक सर मार्केट में बिहेव कर रहा था, स्टॉक ने सर इस रेंज को यहाँ पे अपसाइड में क्रॉस किया, जैसे ही स्टॉक ने इस रेंज को ब्रेक किया तो हम तो वेट कर रहे थे ना कि सर एक बार स्टॉक इसको ब्रेक करे तो हम लोग बाइंग कब इनिशिएट करेंगे, क्लोजिंग प्राइस आने के बाद, यानी कंफर्मेशन आने के बाद। जैसे ही कंफर्मेशन आया आपने क्या किया, स्टॉक को यहाँ पे बाय कर लिया, और जैसे आपने बाय किया मार्केट वहां से क्या आ गई, नीचे आ गई, और आप टॉप पे क्या हो गए, ट्रैप हो गए। इस ट्रैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम वॉक।
कई बार स्टॉक का जो प्राइस होता है वो रैंडम वॉक चलता है। कई बार मार्केट में, अब रैंडम वॉक कब होता है? जब मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा आ जाए, जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा आ जाए। तो टेक्निकल कहता है कि स्टॉक मार्केट इज 30% बेस्ड ऑन रैंडम वॉक एंड 70% बेस्ड ऑन डाउ थ्योरी। यानी कि अगर आप 10 बार मार्केट में ट्रेड करोगे तो 3 बार आपको लॉस होना ही है। दैट इज डाउ, दैट इज रैंडम वॉक। यानी कि जो स्टॉक का प्राइस है वो 10 में से 3 बार रैंडम वॉक चलता ही चलता है। इस चीज को कोई मिनिमाइज नहीं कर सकता। रैंडम वॉक मार्केट में हमेशा ही दिखाई देता है। तो टेक्निकल कहता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो रैंडम वॉक के ऊपर बेस्ड है, और इसी रैंडम वॉक को डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर हम लोग एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, राइट। तो यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड करेंगे तो जो स्टॉक मार्केट है वो रैंडम वॉक के ऊपर बेस्ड होती है। स्टॉक का जो प्राइस है वो रैंडम वॉक के बेसिस पे ट्रेड करती है। तो जैसे सम टाइम अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, सो लेट्स सपोज कि अब जैसे यहाँ पे मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूं। अब देखिए, सो ध्यान रखो, अब लेट्स सपोज कि देखो यहाँ पे क्या है, मार्केट ने देखो यहाँ पे क्या किया कि ये देखो, ये ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इस हाई को क्रॉस किया। तो हाई को जब क्रॉस किया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे। आपने क्या किया यहाँ पे? बाय करेंगे। और जैसे आपने बाय किया तो मार्केट वहां से क्या आ गई? नीचे आ गई। तो आप तो यहाँ पे टॉप पे ट्रैप हो गए। अब सोचो आपकी तरह जिन लोगों ने, और भी तो लोग होंगे ना जिन्होंने टॉप पे बाय किया होगा, इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो उन लोगों ने भी आपकी तरह टॉप पे क्या किया हुआ है? बाय किया हुआ है। और उन्होंने 1237 रुपए के भाव पे लेट्स सपोज टाटा स्टील के 500 शेयर बाय कर रखे, और मार्केट वहां से नीचे आ गई तो वो टॉप पे ट्रैप हो गए। और जब हमें लॉस होता है तो हम लोग क्या करते हैं? रुकना शुरू करते हैं। जब प्रॉफिट होता है तो इमीडिएटली प्रॉफिट लेकर के बाहर, चाहे प्रॉफिट 100 रुपए का ही मिल रहा है, इमीडिएटली प्रॉफिट लेकर के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन हमें जब लॉस हो रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? रुकना स्टार्ट। रुकने के चक्कर में 100 रुपए का लॉस 200 का होता है, 200 का 500 का, 500 का 1000 का, 1000 का 10,000 का, 10,000 का 20,000 का, और फिर पूरा अकाउंट खाली। तो मार्केट कहती है कि अगर आप समटाइम मार्केट में अगर आप ट्रैप होते हैं तो उस केस में अब ये चीजें समझेंगे कि भाई अगर मार्केट में अगर आप रैंडम वॉक पे ट्रैप हो जाते तो उस केस में उसको कैसे रिमूव किया जाए। तो टेक्निकल कहता है कि अगर आपको टेक्निकल समझ में आता है तो आप इस रैंडम वॉक को मार्केट में अवॉइड कर सकते हैं। कि मार्केट में जो ब्रेकआउट्स आते हैं, जिनको हम लोग डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर फेकआउट्स के नाम से जानते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट के नाम से जानते हैं, रीपेंटिंग के नाम से जानते हैं, तो ये जो मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट आते हैं, इन फॉल्स ब्रेकआउट को आप पहले आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, इस चीज को भी टेक्निकल आपको बताते हैं। यानी कि ये चीज भी आप डाउ थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि रैंडम वॉक मार्केट में जो 30% रैंडम वॉक होता है, सर इस रैंडम वॉक को भी मार्केट में लोग किस तरीके से इरेज कर सकते हैं, ये भी हमें टेक्निकल में समझ, राइट। सो ब्रॉडली जो चार्ल्स एस डाउ थे उन्होंने मार्केट को इन 7 प्रिंसिपल्स के अंदर कैटेगराइज किया, राइट। तो क्या थे प्रिंसिपल? नंबर 1, द इंडाइसेस डिस्काउंट एवरीथिंग। देयर आर 3 ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ द मार्केट। मार्केट के 3 ट्रेंड, अभी इसको हम लोग देखेंगे विद प्रैक्टिकल। देयर आर 3 ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ द मार्केट। मार्केट में 3 ब्रॉडर ट्रेंड होते हैं। कौन कौन से? ये तो मार्केट के ट्रेंड्स हैं, लेकिन मार्केट में 3 ब्रॉडर ट्रेंड कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और डेली फ्लक्चुएशन। ये 3 टाइप के मार्केट में ब्रॉडर ट्रेंड्स होते हैं। क्या होते हैं? इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। इंडाइसेस का मतलब क्या? मार्केट मस्ट कंफर्म ईच अदर। यानी कि जैसे हमने याद है स्मार्ट इन्वेस्टर मॉड्यूल के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट इज बॉटम टॉप अप्रोच। अल्टीमेटली इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर का मतलब क्या है कि जो इंडेक्सेस हैं वो एक दूसरे को भी क्या करने चाहिए? कंफर्म करनी चाहिए। लेकिन मार्केट एक दूसरे को कंफर्म करना चाहिए। अगर जैसे एचडीएफसी को अगर मुझे बाय करना है तो एचडीएफसी को बाय करने के लिए सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि एचडीएफसी कौन से सेक्टर में आता है। अगर वो बैंकिंग सेक्टर में आता है तो क्या बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव है फिर मैं क्या चेक करूंगा कि जो एचडीएफसी बैंक है वो कौन से मार्केट कैप में आता है, स्मॉल कैप में आता है, मिड कैप में आता है, लार्ज कैप में आता है। अगर वो लार्ज कैप में आता है तो क्या लार्ज कैप पॉजिटिव है नेगेटिव है? और अगर लार्ज कैप भी पॉजिटिव है फिर मैं क्या चेक करूंगा कि निफ्टी 50 इटसेल्फ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो अगर तीनों पॉजिटिव है तो फिर मार्केट भी क्या होगी? पॉजिटिव। अगर सर 2 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, एटलीस्ट 2 चीजें कंफर्म होनी चाहिए सेम, राइट। तो अब यहाँ पे मार्केट कहती है कि भाई मार्केट के अंदर इंडाइसेस कंफर्म होनी चाहिए, यानी कि मार्केट भी एक दूसरे को कंफर्म करनी चाहिए। अब अभी तक हम लोग स्टॉक को ट्रेड करने के लिए हम लोग उसके सपोर्टिव इंडेक्स को देख रहे थे, लेकिन एक बात बताओ, अब हमें इंडेक्स को ही ट्रेड करना है
भाई पहले स्टॉक को ट्रेड करने के लिए इंडेक्स देख रहे थे, अब इंडेक्स को ही ट्रेड करना है, तो अब किसको देखेंगे? उनके सपोर्टिव इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप। यानी कि जो निफ्टी, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को हमने 3 पार्ट में डिफाइन किया है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। लार्ज कैप के अंदर जो कंपनीज होती हैं उसी को क्या बोला जाता है? निफ्टी 50। और लार्ज कैप की कंपनी से किसके अंदर आती है? जो निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनी सारी की सारी कौन सी है? निफ्टी लार्ज कैप, राइट? तो इसीलिए निफ्टी लार्ज कैप बोलो या निफ्टी 50 बोलो, बात एक ही है। तो अब मार्केट के अंदर हमारे पास 3 सेगमेंट्स है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। लार्ज कैप यानी कि निफ्टी। तो अगर स्मॉल कैप पॉजिटिव, मिड कैप पॉजिटिव और फिर निफ्टी 50 भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव साइन है, मार्केट ऊपर जा सकता। बट स्मॉल कैप डाउन, मिड कैप डाउन, फिर भी निफ्टी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? मार्केट के अंदर वीकनेस आ सकती है, मार्केट सपोर्टिव नहीं है। स्मॉल कैप भी डाउन है, मिड कैप भी डाउन है और निफ्टी 50 ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या है कि निफ्टी के ऊपर जो तेजी दिखाई दे रही है वो रियल तेजी नहीं है, वीकनेस मार्केट में देखने को मिल सकती है। समझ में आ रहा है, राइट? वॉल्यूम मस्ट कंफर्म प्राइस। एक स्टॉक का प्राइस, जैसे मैंने आपको एक शॉप का एग्जांपल दिया कि भाई एक बात बताओ, दुकान वाला बॉटल की प्राइस तब बढ़ा है जब उसके पास कस्टमर बेस ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी सेल्स होगी। लेकिन दुकान वाला अपनी मर्जी से कभी भी प्राइस बढ़ा रहा है, दुकान पे कस्टमर नहीं है लेकिन वो 30 की बोतल 50 का बेच रहा है, क्या बिक जाएगा? ये जब 30 पे नहीं बिक रहा तो 50 पे कहां से बिकेगा? लेकिन कस्टमर है दुकान पे, डिमांड है, तो अब वो 30 की 50 करेगा तो बिक जाएगा। तो वॉल्यूम के साथ प्राइस अगर बढ़ेगा तो वो पॉजिटिव साइन है। प्राइस बढ़ा दिया लेकिन डिमांड है ही नहीं, वॉल्यूम है ही नहीं, तो प्राइस कहां से बढ़ेगा? तो ऐसे केस में सोचो कि किसी भी स्टॉक के ऊपर ट्रेड करने से पहले हमें यह भी चेक करना जरूरी होता है कि उस स्टॉक के अंदर कन्विक्शन आ रहा है या नहीं है, राइट? मार्केट कैन रिमेन साइडवेज। एक स्टॉक का प्राइस जितनी ज्यादा देर तक साइडवेज होता है उसके अंदर जो रैली है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग आती है। एक बच्चा है होनहार जो पूरे साल गेट बंद करके पढ़ाई करता है, ऑब्वियस सी बात है कि उसकी डेडिकेशन लेवल बहुत अच्छी है, तो उसके एग्जाम को क्रॉस करने के चांसेस ज्यादा है। एक बच्चा है जो पढ़ाई करता है पूरे दिन ऐश गुंडागर्दी, ऐसे केस में क्या होगा कि उसके पास होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी है सर। मैं आपके बारे में नहीं पूछ राइट, तो हो सकता है कि वो पास हो ही ना पाए, राइट? यानी कि प्रोबेबिलिटी है कि भाई पास हो जाए। तो मार्केट कहती है कि अगर कोई स्टॉक जितनी ज्यादा देर तक एक साइडवेज जोन में होगा, तो साइडवेज का मतलब क्या है कि वो साइडवेज होगा तो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और जैसे से प्रेशर क्रिएट करेगा तो जब वो प्रेशर को ब्रेक करेगा तो जो रैली है या तो अप साइड में आएगी या तो डाउन साइड में आएगी। तो अगर अप साइड में आएगी तो बहुत स्ट्रॉन्ग और डाउन साइड में आएगी तो भी तो, राइट? Closing price are the boss, which is the very and very very and the very very and the very very and price tendency must confirm। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि अगर स्टॉक का प्राइस लेट्स सपोज मार्केट ऊपर जा रही है और फिर ऑब्वियस सी बात है बॉटम पे लोगों ने बाय किया होगा, तो बाय करने के बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद जिन लोगों ने बॉटम पे शेयर बाय किया है वो टॉप पे क्या करेंगे? अपने शेयर को सेल करेंगे। सेल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आएगा। तो क्या स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आए तो क्या मेरे को ये बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए कि मार्केट में मंदी आ गई? नहीं। तो ये एक्चुअल में तेजी, या फिर अगर मान लेते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, ऑब्वियस जिन्होंने टॉप पे बेचा है वो बॉटम पे क्या करेंगे? खरीदेंगे, तो उसके कारण मार्केट में थोड़ी सी तेजी आएगी बॉटम से। तो अगर स्टॉक बॉटम से थोड़ा सा रिकवर हुआ तो मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि मार्केट में तेजी आ गई, हो सकता है फिर से फॉल कर जाए, हो सकता है फिर से तेजी आ जाए। तो एक स्टॉक का प्राइस एक्चुअल में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या वो कितना गिरेगा तो भी उसको कंसिडर किया जाएगा कि ये तेजी में है, या वो कितना गिरेगा तो उसको कंसिडर किया जाएगा कि मंदी में है। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसकी टेंडेंसी के बारे में समझ में आना चाहिए, राइट?